गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी ग्रामर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं वाक्य और चैप्टर नंबर है 17। ठीक है, तो वाक्य बनाना तो हम जानते ही हैं, बोलना भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो वाक्य किस टाइप का है और उस वाक्य का नाम क्या है। तो चलिए आज हम इसी को समझते हैं, पढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर हमको पता चल जाएगा कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनके नाम क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस। आप पढ़ चुके हैं कि अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। बोलते समय हम वर्णों यानी कि अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जिस प्रकार सार्थक ध्वनियों से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार सार्थक शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सौम्या पढ़ रही है। ये एक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में 1 2 3 4 शब्द हैं और चारों शब्द जो है ना उनका मतलब भी है, मतलब वो सार्थक शब्द हैं और वो अच्छे तरह से लगे हुए हैं, यानी कि वो क्रम से लगे हुए हैं, तो ये पूरा एक वाक्य बन जाता है। अच्छा, अगर हम इनका क्रम बिगाड़ दें, हम ऐसे बोल दें पढ़ है रही सौम्या, तो क्या वाक्य बनेगा? नहीं, तो फिर वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो वाक्य के लिए क्या होना जरूरी है? सही शब्दों का होना जरूरी है और शब्दों के होने के बाद उन सारे शब्दों को सही तरीके से लगाना जरूरी है। जब हम ये दोनों काम कर लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि हमने वाक्य बनाया। एक और वाक्य है, कंचन गाना गा रही है। तो यहाँ कंचन गाना गा रही है, कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं और 5 शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बना है। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को पढ़कर हमें इनका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है। इनकी रचना सार्थक शब्दों को सही क्रम में रखने से हुई है। 2 चीजों के ऊपर आपको खास तौर से ध्यान देना है वाक्य बनाने के लिए। सबसे पहले शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए, मतलब शब्दों का कोई मतलब होना चाहिए, और दूसरा उन सारे शब्दों को सही क्रम में लगाना है। अगर हम उनका क्रम खराब कर देंगे तो वाक्य भी हमारा निरर्थक हो जाएगा, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक, तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? किसी भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। कई तरह से लिख सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या किसी भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले, अगर हम कुछ भाव व्यक्त कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वाक्य के मदद से ही तो बोलेंगे। और अगर हमारा जो वाक्य है वो हमारे भाव को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, इसका मतलब वो वाक्य हमारा ठीक है। तो किसी भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। बोलिए एक बार फिर से मेरे साथ कि किसी भाव को पूरी तरह प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है वाक्य के अंग, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब वाक्य तो बड़ा होता है, तो उस वाक्य को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा है कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, उसी तरह से वाक्य के भी 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। कोई वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो शब्द क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यानी कि पूरा का पूरा वाक्य जिसके ऊपर आधारित है, पूरे के पूरे वाक्य में जिसकी बात की जा रही है वो उस वाक्य का उद्देश्य है। जैसे विकास पढ़ता है, तो किसके बारे में पढ़ाई की बात हो रही है? विकास के बारे में, तो विकास इस वाक्य का उद्देश्य है। नरेश स्कूल जा रहा है, तो कौन स्कूल जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? नरेश के बारे में, तो नरेश इसका उद्देश्य है। मोनिका खेल रही है, कौन खेल रहा है? मोनिका खेल रही है, तो मोनिका इसका उद्देश्य है। तो वाक्य में जब हम कौन या किसने
प्रश्न पूछते हैं तो कौन या किसने पूछने पर जो उत्तर मिलता है वो उत्तर क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, ये वाक्य का पहला अंग है। दूसरा अंग विधेय, विधेय के बारे में पढ़ते हैं। विधेय देखिए कैसे लिखते हैं, विधेय। क्या होता है विधेय? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए कौन या किसने पूछकर हमने उद्देश्य तो पता कर लिया। अब उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में जो भी कुछ बचता है वो विधेय कहलाता है। यहाँ विकास के द्वारा पढ़ने का काम हुआ है, नरेश के द्वारा स्कूल जाने का काम हुआ है और मोनिका के द्वारा खेलने का काम हुआ है। तो ये जो आगे का पार्ट है ना वो विधेय है। कर्ता के द्वारा विधान किए गए कार्य होने के कारण ये विधेय कहलाते हैं। कर्ता मतलब उद्देश्य, तो उसके द्वारा विधान किए गए कार्य होने के कारण, ठीक, यानी कि उसके द्वारा किए जाने के कारण ये जो काम है ये क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। अतः वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य उसको कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? बच्चे। तो बच्चे जो है ना वो इस वाक्य का उद्देश्य है, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये जो पार्ट है ये इस वाक्य का क्या है? विधेय है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक, भेद भी नहीं होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि वाक्य में उद्देश्य की पहचान अगर करनी है तो कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर मिलेगा उसको वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब हमें क्या करना है? कौन लगाकर प्रश्न करना है कि कौन अच्छा पढ़ाते हैं, उत्तर मिलेगा हमारे अध्यापक। तो यहाँ दोनों ही शब्द उद्देश्य हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही शब्द उद्देश्य होता है, एक से ज़्यादा शब्द भी उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ हमारे अध्यापक पूरा उद्देश्य है। आज रमा ने स्कूल में पुरस्कार जीता। सबसे पहले तो देखिए पुरस्कार कैसे लिखते हैं? पुरस्कार, रा पर कोई ऊ की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, बिना ऊ की मात्रा लगाकर पुरस्कार होता है। हम बोलते पुरस्कार हैं तो लिख भी पुरस्कार देते हैं। तो किसने स्कूल में पुरस्कार जीता? रमा ने पुरस्कार जीता। तो रमा ने जो है ना वो उद्देश्य है। तो अतः हमारे अध्यापक और रमा ने शब्द जो हैं वो वाक्य के उद्देश्य हैं। वाक्य में कभी कभी क्या होता है? उद्देश्य अकेले आते हैं, तो कभी कभी उद्देश्य के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कभी कभी उद्देश्य एक ही शब्द का होता है और कभी कभी बड़ा भी होता है। जैसे श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। तो कौन ने, किसने जयद्रथ को मारा? तो उत्तर होगा श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने। तो वैसे तो अर्जुन ने मारा, लेकिन ये पूरा का पूरा उद्देश्य है, क्योंकि अर्जुन की विशेषता भी अर्जुन के साथ लगी हुई है कि अर्जुन कौन थे? अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय थे। तो इसलिए यहाँ पर पूरा श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन पूरा विशेषता के साथ जो है ना वो उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फ्रेज भी होता है। फ्रेज, एक से ज़्यादा शब्दों को फ्रेज कहते हैं। तो इस तरह से वाक्य में उद्देश्य और विधेय हम पहचान सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया ना? अब हम आगे चलें। चलो आगे क्या है? आगे है वाक्य के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देखो भेद में और अंग में अंतर है। वो वाक्य के भेद नहीं है, वो वाक्य के अंग हैं, क्योंकि उन दोनों से मिलकर वाक्य बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं, वो आता है वाक्य के भेदों के अंतर्गत। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। वाक्य के जो भेद होते हैं वो 2 आधारों पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब वाक्य को आपने कैसे बनाया है इस आधार पर, और अर्थ के आधार पर का मतलब होता है कि वाक्य का सेंस क्या निकल रहा है, वाक्य का मीनिंग क्या निकल रहा है, इसके आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, अर्थ के आधार पर भेद थोड़े से आसान है, रचना के आधार पर बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं। ठीक है, हालांकि है नहीं इतने मुश्किल। चलिए, तो वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला ये लिखा है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो आप रचना के आधार पर 3 उदाहरण याद कर लीजिए। कौन कौन से भेद हैं रचना के आधार पर? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है देखिए, इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। योजक चिन्ह आपने विराम चिन्ह में पढ़े थे, कैसे बनाते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरह से होता है, आपका डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस जो है ना वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कैलाश साइकिल चला रहा है। कौन साइकिल चला रहा है? कैलाश। तो कैलाश इसका उद्देश्य हो गया और साइकिल चला रहा है क्या हो गया? विधेय। तो जो सरल वाक्य होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त वाक्य देखिए कि ये वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक। ये वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो होता है कंजंक्शन, और वैसे इसे योजक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह अलग होता है और योजक शब्द अलग होता है। तो इन वाक्यों को हम क्या करते हैं, किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, किसी समुच्चय बोधक से जोड़ देते हैं। ऐसे वाक्यों में जुड़े हुए दोनों वाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जब हम दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ेंगे दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा, तो इसलिए हमने दोनों वाक्यों का योग कर दिया। तो इसलिए ये जो वाक्य नया बना अब ये कैसा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे हरीश खेल रहा था और अनिल पढ़ रहा था, ये दो अलग अलग वाक्य हैं और दोनों को हमने एक योजक शब्द से जोड़ दिया है और से, ठीक है। हरीश खेल रहा था, इसमें हरीश जो है वो उद्देश्य है, अनिल पढ़ रहा था, इसमें अनिल उद्देश्य है, इसमें खेल रहा था विधेय है, इसमें पढ़ रहा था विधेय है। तो इसमें दो उद्देश्य हैं और दो विधेय हैं और दोनों को हमने जोड़ दिया एक समुच्चय बोधक से। अब ये समुच्चय बोधक कुछ भी हो सकते हैं, और, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, या, अथवा, कुछ भी, इस तरह के सारे शब्द जो है ना वो योजक में आ सकते हैं और इनसे जो भी वाक्य बनेंगे वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले पर चलते हैं, मिश्र वाक्य पर। मिश्र वाक्य को एक बार ध्यान से देखेंगे। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य कहलाता है। देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य मतलब वाक्य का छोटा पार्ट उपवाक्य हो गया, और आश्रित मतलब क्या हो गए कि वो जो वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, वो ऊपर आधारित हैं, यानी कि वो जो सेंटेंस में दूसरे वाक्य हैं उसके ऊपर आधारित हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल पड़ी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं स्टेशन पहुंचा ही था एक ये वाक्य है, रेलगाड़ी चल पड़ी और ये वाक्य है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। मेरा स्टेशन का पहुंचना किसके लिए? रेलगाड़ी पकड़ने के लिए। रेलगाड़ी का चलना तब सार्थक हो रहा है जब मैं स्टेशन पर पहुंचने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जैसे ऊपर देखो आप, हरीश खेल रहा था, अनिल पढ़ रहा था। हरीश को अनिल से और अनिल को हरीश से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपना अपना स्वतंत्र कार्य अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक किसका प्रयोग किया है? की शब्द का प्रयोग किया है, जो अगेन एक योजक है, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक। तो जब हम इनकी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब हमको क्लियर होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं बस, कि वाक्य जो हैं वो दो आधारों पर, वाक्य के जो अंग हैं वो दो आधारों पर डिसाइड होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने देखा वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं। इसके पहले देखते हैं हमें इसमें क्या स्पेशल दिया हुआ है। प्रधान वाक्य, इन वाक्यों को अलग से बोला जा सकता है, ये अपने आप में पूरे होते हैं।
प्रधान वाक्य क्या होता है? आपसे अगर कहा जाए कि प्रधान वाक्य क्या होता है, प्रधान वाक्य जो होते हैं वो अपने आप में पूरे होते हैं और इन वाक्यों को हम अलग से बोल सकते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? आश्रित का अर्थ होता है निर्भर, अर्थात ये वाक्य जो होते हैं वो प्रधान वाक्य पर निर्भर रहते हैं, इन्हें अलग से नहीं बोला जा सकता है। तो मिश्रित वाक्यों में जब, तब, जैसा, वैसा, क्योंकि, जो कि, यदि, तो आदि इन योजकों का प्रयोग होता है। तो और, लेकिन, अथवा, या, है ना, इनका प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इस तरीके के योजक शब्दों का प्रयोग होता है जब, तब, जैसा, वैसा, क्योंकि, यदि, वो, है ना। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक, अभी कुछ और एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे तब हम इनको और अच्छे से समझ लेंगे कि ये कौन कौन से वाक्य हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज को देखते हैं। अब जो अर्थ के आधार पर है उन्हें हम कल के वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक्सरसाइज जिसमें आप मुझे बताएंगे कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य से एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखिए कि सरल वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, कितने उद्देश्य? एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं। पहला उदाहरण क्या है कि वर्षा हो रही है, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य है वर्षा। मोहन पतंग उड़ा रहा है, सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य है मोहन। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सरल वाक्य है क्योंकि एक उद्देश्य है बच्चे। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ उद्देश्य क्या है? कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे, तो यहाँ हम जो है ना वो उद्देश्य है। ठीक है, वह फलों के लिए बाजार गया, कौन बाजार गया? वह बाजार गया, तो यहाँ वह उद्देश्य है। राम खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर राम जो है ना वो उद्देश्य है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ठीक है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य मतलब वाक्य से छोटा उपवाक्य, किसी समुच्चयबोधक अव्यय, किसी समुच्चयबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय से कंफ्यूज मत होइए, आप इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, जब हम अव्यय पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज़ समझाई जाएगी, फिलहाल कंजंक्शन आप इसे याद रखिए। तो किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा वाक्य होते हैं और दोनों अलग अलग स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं। जैसे माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, माँ बाजार गई इस पर बिंदी आएगी और आई पर भी बिंदी आएगी, ऐसे। ठीक है, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो एक काम हुआ माँ बाजार गई और दूसरा माँ सब्जियां लेकर आई। तो भले ही यहाँ पर उद्देश्य एक ही है लेकिन यहाँ विधेय जो है ना वो दो दो हैं, अलग अलग उन्होंने दो काम किए, पहला माँ बाजार गई, दूसरा माँ सब्जियां लेकर आई। ठीक है, तो जब उद्देश्य आपका एक ही है तो बार बार हम एक ही उद्देश्य को रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने समुच्चयबोधक अव्यय लगाया और, तो और के बाद हम दोबारा से माँ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका होता है। तो ये कैसा वाक्य हुआ? ये आपका संयुक्त वाक्य हुआ। कैसा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, अगला देखिए, आप खाना खाएं और आराम करें, आप खाना खाएं और आराम करें। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है वो आप है, लेकिन वो दो काम कर रहे हैं कि एक खाना खाने का और दूसरा आराम करने का, तो इसको और से जोड़ दिया गया है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, तो इसमें या जो है ना वो हमारा अव्यय है, वो हमारा समुच्चयबोधक है, या कह सकते हैं वो हमारा योजक शब्द है, और इसमें हमने दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है कि आप चाय पियेंगे या आप कॉफ़ी पियेंगे, दोनों को हमने एक साथ जोड़कर इस तरह से लिख दिया है। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया, राम बीमार है, राम स्कूल नहीं आया, तो दोनों में क्या रिलेशन क्या है कि इसलिए से हमने जोड़ दिया कि राम बीमार है इसलिए राम स्कूल नहीं आया। तो राम और राम दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर उद्देश्य एक ही है और विधेय दो है। ठीक है,
विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर तो जो है वो योजक है और यहाँ विद्यार्थी परिश्रमी होता है और विद्यार्थी अवश्य सफल होता है। तो यहाँ विद्यार्थी उद्देश्य है और दो तरीके से अलग अलग सेंटेंस बनाए गए हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं हैं। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो सोमवार को हड़ताल है, सोमवार को बाजार बंद रहेगा। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये भी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है। हालांकि अभी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो हो जाते हैं कि वो मिश्र और संयुक्त में अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे से बार बार पढ़ेंगे आपको ये अंतर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अगले वाक्य पर। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, कि जिस वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी के जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। अब योजक भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से एक व्यधिकरण योजक है, वो खैर अभी की बात नहीं है, वो आप बाद में समझना। बस इस तरीके के योजकों से जुड़े होते हैं, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो यहाँ पर बिजली चली गई ना, ये एक आपका मुख्य उपवाक्य है और जैसे ही शाम हुई ये आश्रित है क्योंकि ये बिजली चले जाने के ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से बस इसे पता लगा सकते हो कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो तब है ना, ये तब से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और ये जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो है वो आपका मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, और जब नई कक्षा में दाखिला होगा ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब राम आया तो श्याम चला गया। जब राम आया तो श्याम चला गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे, तब, जब, जिसने, जब, तो, इस तरीके के जो योजक होते हैं उनका प्रयोग मिश्र वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में पढ़ा है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 अंग होते हैं। अब हम कल के वीडियो में अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हें पढ़ें, समझें, इन्हें याद करें और वीडियो को इसी तरह से मन लगाकर देखते रहें। ठीक है, बाय बाय।